हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके 9 बजे वाले सेशन में। और मैं हूँ आपकी शगुन मैम। कल आपकी क्लास नहीं हो सकी। उसका बिल्कुल एक द एग्जैक्ट रीज़न यही था कि मेन चैनल पे काफ़ी बड़ी क्लास थी और फिर शाम को क्लासेस के बाद बिल्कुल वॉइस एकदम डाउन, मूड डाउन सा हो रहा था, हेल्थ नहीं ठीक थी। तो माफ़ी चाहूँगी, आशा करती हूँ। और वो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज आपका डाल दिया था, तो आप में से जो चेहरे, मेघवाल जी स्वागत है आपका, जुड़े हैं उनको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। और जो 6 बजे मैं सेशन ले रही हूँ यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल रही है। अलग से फोल्डर मिलेगा प्रैक्टिस सेशन के नाम से, उसमें डाली जाएंगी वो फोल्डर्स। मेघवाल जी का स्वागत है, मुकुल शर्मा, सौरभ नमस्ते जी, रजनीश राणा जी, कृष पर्चा के नाम से आईडी है, नमस्ते नमस्ते जी। विपिन मौर्य, मोस्ट वेलकम, कैसे हो आप सभी? हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग। विपिन, नितिन, मदन, मनीष, राधे राधे। मनीषा जी आ चुकी हैं, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम आपसे एसिड बेसिस डिस्कस कर रहे थे, है ना? और चीजें, एक ही चीज मैं कहूंगी कि पूछने का तरीका जब बिल्कुल सिंपल होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कोई प्रश्न है। और पूछने का तरीका जरा सा घुमा दिया जाता है कंसेप्ट को जांचने के लिए, तो वहीं पर चीजें लगने लग जाता है थोड़ा सा कि कठिन है। तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने जैसा कि आप सभी से कहा था, प्रैक्टिस मटेरियल वो उठाइएगा जिसमें सिर्फ ABCD करना है, नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिले। ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग थे जिनकी उस दिन फरमाइश थी। प्राची, उस दिन आपका कोई क्वेश्चन रह रहा था, अगर प्राची लाइव है मेरी क्लास में तो उसका प्रश्न मेरे से मिस हो गया। मिस क्या हो गया, वो पूछ ही नहीं पाई। तो दोस्तों, स्वागत है। हाँ, तो प्रैक्टिस मटेरियल उठाइएगा किसी जाने माने पब्लिकेशन का। मेरे से अगर सुनना चाहें तो जैसे किरण पब्लिकेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी लंबे समय से डील कर रहा है। परीक्षा वाणी की बुक्स हैं, ये लंबे समय से काम कर रही हैं। और सिर्फ आपके एग्जाम्स रेलवे में नहीं, आपके सिर्फ पुलिस के एग्जाम्स में नहीं, UPSC PCS स्टेट लेवल पे। तो मेरा कहने का मतलब था, प्रकाशन आप जो भी उठाइए। अब तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी, अगर आप कहो कि मैम हमारे होम टाउन में, हमारे यहाँ छोटे शहर में जल्दी नहीं मिलती हैं किताबें, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाहर मिलती हैं, जैसे कि दिल्ली में भी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, तो मैं ये कहूँगी सब ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको पता है कौन सी बुक आपको चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ, थैंक यू सो मच, राम राम जी। बॉर्डर से नितिन चौधरी जी थैंक यू सो मच। नितिन चौधरी जी हमारे कह रहे हैं कि मैं बॉर्डर से क्लास ले रहा हूँ, क्या बात है स्वागत है आपका मेरे क्लास में। BCA प्राची आ चुकी हैं, देखिए। मैम, मुझे ये कंफर्म करना था कि BCA स्टूडेंट हूँ, RRB। हाँ, आगे क्या लिखा है आपने? हाँ, जेई का फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? जेई की कई कैटेगरी होती हैं प्राची, कई कैटेगरी होती है। मतलब कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें सिर्फ बीटेक मांगते हैं, या अगर BSc वगैरह कर रखा है तो उसमें आपके फाइनल ईयर में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए उस पर भी डिपेंड। तो जेई में मेरे ख्याल से तो हम, जहां तक मुझे इस चीज का पता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, फिलहाल समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हाँ, फॉर्म दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ प्रवीण जी। मैं नहीं दिख रहा क्या? सब दिख रहे हैं। हिमांशु साहू जी का स्वागत है। सेशन स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो समय ना वेस्ट करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 क्लासेस में हमने डिफरेंट एसिड्स पढ़े, और उसमें कुछ ऐसे एसिड्स भी थे जो कि वाइडली यूज भी होते हैं और उनके खूब क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स भी थे जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, हमारे शरीर का हिस्सा है, और वहां से क्वेश्चन आपके। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सौरभ कह रहे हैं मैम आपकी प्रैक्टिस PDF नहीं मिली, हम आज करवाते हैं इसका काम, डोंट वरी, क्योंकि वो हम ही ने कहा था कि मैं दूंगी। समय ना वेस्ट करते हुए, अभी तक जितना हमने पढ़ा है एसिड बेसिस में, उसका एक मॉक सेशन लेके आई हूँ कि कैसे इसको पूछा जाएगा जो आपने पढ़ाया है। तो जरा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। चलो जी, श्रीवास्तव जी, क्लास स्टार्ट हो गई, देखिए जरा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो कि विद्युत का संचालन करने में सक्षम नहीं होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लेमन जूस, कॉस्टिक सोडा, डिस्टिल्ड वाटर, या नन ऑफ दिस। इनमें से किसमें विद्युत का संचालन नहीं हो सका, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकेगी? प्राची सिंह जी, क्लास पे ध्यान दो। ठीक है, सौरभ ध्यान दो, अब मैंने पढ़ लिया तुम्हारी बात, ठीक है, मिल जाएगी PDF।
अशोक कुमार क्लास पे ध्यान दो, चलो। और बॉर्डर वाले से, बॉर्डर से जो लाइव हैं उनको, उससे उनसे भी कहूंगे आप भी क्लास में ध्यान दीजिए। इनमें से किसमें विद्युत का संचालन नहीं हो सकेगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन कोई भी हो उसमें आयन होना जरूरी है। अगर हमारे सामने एक साधारण पानी का ग्लास है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी कि इसमें आयंस नहीं। अब यही इसमें हमने कोई अम्ल घोल दिया, नींबू निचोड़ दिया, सिरका डाल दिया, तो आयंस आ गए अब उसमें। तो कहने का मतलब विलयन चाहे अम्लीय हो चाहे क्षारीय हो, पर उसमें आयंस होना जरूरी है। डिस्टिल्ड वाटर में बिकॉज आयंस नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, इससे प्रश्न को कितनी लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, ये स्मार्टनेस होती है पूछने वाले की। So which of the following solution या which property is favorable to conduct the electricity in any solution? So ionic category is favorable. आई बात समझ में? आयनिक कैटेगरी, और यू कैन से कि आयनिक बिहेवियर, आयनिक कैटेगरी जरूरी है। हाँ ठीक है, तो याद रखेंगे कि विद्युत का संचालन करने में ये सक्षम है। अगला क्वेश्चन, कौन? डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। एसिड यूज टू मेक द लेड बैटरी, इनमें से कौन सा एसिड है जो कि लेड बैटरी के निर्माण में सहायक है? चलिए, इनमें से कौन एसिड है जो कि लेड बैटरी के निर्माण में सहायक? लेड बैटरी किसे कहते हैं? जो इन्वर्टर बैटरी होती है इसे लेड बैटरीज के नाम से भी जाना जाता है। अमन जी क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। हाई सिंह के नाम से आईडी है आपका, मैंने प्रश्न पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ओके। तो जरा ध्यान से देखिए, अभी ये जो प्रश्न मैं करा रही हूं ये इसी चैप्टर से रिलेटेड केवल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है जो पढ़ा है अब तक। तो लेड बैटरी में यूज होने वाला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड विच इज वाइडली यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। औद्योगिक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे ज्यादा काम होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका दूसरा नाम है? तो इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को कई बार गंधक के अम्ल के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि गंधक का अम्ल किसे कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड्स। किंग ऑफ केमिकल्स या इसे किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखेंगे, कर ले जाओगे, आराम से हो जाएगा। अगर आप बात करो कि H2SO4 एसिड जो है ये कंपैरेटिवली अदर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनके मुकाबले, तो हर अम्ल की अपनी फितरत होती है। औद्योगिक स्तर पर काफी यूज होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में, लेकिन साथ ही याद रखिए कि जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो भी अत्यंत प्रबल अम्ल है। और इसके साथ ही एक दूसरा नाम लूंगी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये वो अम्ल होते हैं जो कि कांच के साथ भी अभिक्रिया कर ले जाते हैं। ठीक है, कृष पर्चा जी आपका कमेंट हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए। गैस स्मेल्स लाइक ए रॉटन एग, इनमें से कौन सी गैस है जिसमें सड़े अंडे के समान गंध आती है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी गैस है विच स्मेल्स पंजेंट स्मेल? इसके लिए जो शब्द यूज होता है कि तीक्ष्ण गंध वाली गैस बताओ, इनमें से कौन सी गैस है जिसमें से अत्यंत तीक्ष्ण गंध आती है? तीक्ष्ण गंध वाली गैस है ये। आप अपने दिमाग में एक ट्रिक और मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर जो सल्फर कंपाउंड होते हैं तीक्ष्ण गंध के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे कि एलपीजी वगैरह गैस जो हम घर में यूज करते हैं, कभी खुली रह जाती है तो इसकी महक आती है। तो हमेशा याद रखिए, अमोनिया नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द राइट आंसर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि एलपीजी वगैरह घर में जब लीक हो जाती है तो तेज महक आने लग जाती है कि गैस खुली है क्या। ये कैसे पता चलता है? ये एलपीजी में जो गंध कारक है ये जानबूझ के मिलाया जाता है, अन्यथा एलपीजी के घटक तो प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं, लेकिन प्रोपेन ब्यूटेन की महक नहीं होती है। वो महक होती है मरकेप्टेन की। किसकी? मरकेप्टेन। ये मरकेप्टेन क्या होता है? ये सल्फर कंपाउंड होता है। सल्फर के यौगिक ज्यादातर गंध कारक के रूप में प्रयोग होते हैं। मैं इतनी डिटेल में एलपीजी में इसलिए चली गई बिकॉज मैं ये समझाना आपको चाह रही हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड इज बेसिकली नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल। इनमें से किस तत्व के यौगिक प्रायः तीक्ष्ण गंध के लिए जाने जाते हैं?
तो याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो कि चांदी को आकर्षित करती है, Ag2S। इसी रूप में चांदी हमें प्रकृति में मिलती है और यही चांदी की जंग होती है, ऐसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पता होना चाहिए, एक ऐसी गैस जिसकी उपस्थिति में फूलों का रंग उड़ जाता है। तो फूलों का रंग उड़ना किस गैस का एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल है। कौन सी गैस है जिसमें से सड़े अंडे के समान गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। कौन सी गैस है जो कि लेड को आकर्षित करती है? लेड, PbS। तो याद रखेंगे गैलेना। फिर लेड हमें किस रूप में प्रकृति देती है? अपने सल्फाइड के रूप में देती है, जिसे हम गैलेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मरकरी को आकर्षित करती है, तो याद रखिएगा HgS। किसका नाम, किसका सूत्र है? सिनेबार। ठीक है, तो यहां से हम चीजें हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो ऐसे तो हाइड्रोजन सल्फाइड पूरी केमिस्ट्री में वाइड रोल है, बट केमिस्ट्री का वो पोर्शन जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का विशेष महत्व रखता है, हाँ, तो वो टॉपिक आपको इस यू कैन से कि जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं इसको वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी धातुएं विशेष रूप से यौगिक बना लेती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस ब्रास टर्न्स कलरलेस। इनमें से किस गैस की उपस्थिति में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? चलिए हाँ, मेघवाल जी आंसर दीजिए। हाँ, निखिल कश्यप स्वागत है। इनमें से किस गैस की उपस्थिति में पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? याद रखिएगा कि जब हम तांबे के संग जिंक मिलाते हैं, ये कॉम्बिनेशन 80 और 20% का भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन 70% और 30% का भी हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा मिश्र धातुओं में परसेंटेज कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये इंसान ने ही बनाई है मिश्र धातुएं अपनी कंफर्ट जोन के लिए। तो याद रखिएगा हमसे कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है अमन जी, थैंक यू। अब थोड़ा क्लास पे ध्यान दें। अमन जी पता क्या है, और बाकी जितने भी आप लोग कई बार बहुत अच्छी बात कहते हो, मेरे से मिस हो जाती है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन जब हम कहें कि बोलो तब बोलो। अभी थोड़ा क्लास पे ध्यान। कॉपर का जिंक के संग कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर शुद्ध धातु है, इस पे जंक भी लगती है और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होती। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती हैं? याद रखेंगे कठोरता बढ़ाने के लिए, जंक ना लगे, तो रस्ट फ्री करने के लिए पीतल बना ली हम। तो पीतल एक ऐसी धातु है जिसका किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में ये इसका रंग फीका पड़ जाता है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड कलर उड़ाने के लिए ज्यादातर आपसे एग्जाम पूछेगा। सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से बताओ, इसे हमने परसों नरसों की क्लास में कराया था आप सभी को। गो विद राइट आंसर आयुष चौधरी। सोडा वाटर हमने आपको बताया था कि पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, जिनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? क्या ये एक प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा या दुर्बल क्षार होगा? हाँ अच्छा चलो चलो थैंक यू अमन। तो देखना सोडा वाटर, या जिसे हम पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप कहते हैं, ब्रांड का नाम अलग है, फ्लेवर चाहे तुम संतरे का मिला दो, नींबू का मिला दो, जिसका मिला दो, लेकिन कोर कंटेंट क्या है? सोडा वाटर। हमने आपको बताया था कि खोजकर्ता कौन है, वैज्ञानिक जिनका नाम है जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा खोज की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा क्योंकि एक दुर्बल अम्ल है तो हम पी सकते हैं, एक दुर्बल अम्ल है, यही कारण है कि इसे एल्यूमिनियम की केन में पैक करके बेचा जा सकता है। तो एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। इसमें गैस अगर पूछें तो CO2 रिलीज होती है, इसमें एसिड पूछ लें तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो मैंने आपको बताया है क्योंकि इसमें तरल पदार्थ में गैस मर्ज है। पदार्थ की वह अवस्था जिसको हम ना खुल के गैस कह पाए ना खुल के हम द्रव कह पाए, मर्ज स्टेट है, तो इसे एरोसोल का एग्जाम्पल कहेंगे। ये किसका एग्जाम्पल होता है? एरोसोल क्या होते हैं? कोलाइडल स्टेट की एक कैटेगरी होती है, तो कोलाइडल फॉर्म है। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा एसिड
जो कि जो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फिजी ड्रिंक्स में काउंट होता है। खोजकर्ता कौन है? तो याद रखेंगे जोसेफ प्रीस्टले। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसिड हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि भोजन के पाचन में सहायक है? तो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने डे 1 क्लास में ही ये चीज बताई थी कि वैसे तो जनरली जब हमें समझाना होता है तो मैं कह देती हूँ जितने लैब में निर्मित अम्ल हैं वो क्या हैं? प्रबल। और जो प्राकृतिक अम्ल हैं, किसी जीव में पाए जाएं, हमारे शरीर में पाए जाएं, वो हैं क्या नाम है? दुर्बल अम्ल। लेकिन ये अपवाद है, ये हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायक है, नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन जब इसको प्रयोगशाला, क्योंकि ये प्रयोगशाला में भी निर्मित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि उस टाइम ये प्रबल अम्ल के रूप में भी हम जानते हैं। तो याद रखिएगा कि बॉडी में जब आपसे पूछा जाएगा तो ये वीक एसिड के रूप में काउंट होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से किसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है? तो ये म्यूरिएटिक अम्ल भी कहलाता है। ठीक है, आराम से याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाँ, म्यूरिएटिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आगे देखिए, द क्वेश्चन इज एन एंटासिड इज रिलेटेड टू, अम्लनाशक किससे संबंधित होते हैं? अम्लनाशक किससे संबंधित होते हैं? हर वो पदार्थ जो कि अम्लीयता का नाश कर सकता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सौरभ बताओ। प्रशांत भदौरिया। हर वो पदार्थ, तो कौन? क्षार, बेसिस होते हैं। पेट में एसिडिटी हो रही है, इनो पी लिया, तो इनो में क्या है? इनो में क्या है? बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इधर देखो ध्यान से, जाने माने हमारे केमिस्ट्री में कौन से बेसिस हैं? Na2। ठीक, तो याद रखेंगे जिसे हम बोल देते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, 10H2O। बेकिंग सोडा एक जाना माना अम्लनाशक है। मार्केट में जितने भी इस टाइप के इनोविनो टाइप के बिक रहे हैं, इनमें ज्यादातर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है और ये ज्यादातर अम्लनाशक के तौर पर पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हिंदी में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखेंगे कि जो बेसेस होते हैं ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। घर की एक बात बताती हूँ क्या, कि ज्यादातर हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि बर्रैया वगैरह काट लेती है, मधुमक्खी वगैरह, तो क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है ना, ये अम्ल छोड़ के जाती है हमारी स्किन में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर एसिड नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे के अचार रगड़ लो, नींबू का अचार रगड़ लो, नहीं, वहां पर आपको कोई बेस रगड़ना है या एल्कोहल रगड़ना है। एल्कोहल भी कहीं ना कहीं ऐसे एसिड्स के न्यूट्रलाइजर का, एंटासिड का काम करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए दैनिक जीवन में भी, कि चाहे सांप काट ले, बिच्छू काट ले, इस प्रकार के जो नेचुरल एसिड्स छोड़ के जाते हैं, इनके प्रभाव को कम करने का काम करता है एल्कोहल। जी हाँ, तो याद रखिएगा कि जो HCOOH है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड छोड़ के चली गई बर्रैया, ठीक है, तो ऊपर से अगर तुमने नींबू ईबू रगड़ा तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा, ना कि उसके असर को कम करेगा। हाँ, तो याद रखेंगे। रविकांत, तुमसे हम बात करेंगे आज, क्लास छोड़ने से पहले हम आप सबसे बात करेंगे 5 मिनट, बस मुझे याद दिला देना कोई। इधर देखो अभी रविकांत, तो याद रखेंगे कि जो बेसिस हैं वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज करते हैं। घर में अगर चूना रखा है, घर में अगर चूना रखा है, ये अगर आप रगड़ देंगे उस जगह पर तो एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। ठीक है, किचन में इनो रखा है तो फिर एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। किचन में मम्मी छोले ओले बनाती होंगी, बेकिंग सोडा रखा है तो एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। ठीक है नितिन चौधरी, ठीक है, तो ये चीजें एसिटिक न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। क्वेश्चन देखिए, विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? अब जैसे एक मित्र हैं जो कह रहे हैं मैडम लोहा भी तो लगा सकते हैं। गौरव, तुमसे बात करेंगे। धातु लगा ली जाती है, तो मेरी बात सुनो, कुछ चीजें मिथ होती हैं
अब ऐसे तो तुमने ये भी सुना होगा कि जैसे मिर्गी का दौरा पड़े उसे चाबी सूंघा दो, ये क्या है? ये मैंने तो किसी के मुंह से सुना, मुझे हंसी आई पहली बार, मान गया अच्छा भैया ऐसे नहीं होता। तो कुछ चीजें मिथ हैं। लॉजिक यही है कि वो अम्ल छोड़ के गई है वहां पर, हमें सबसे पहले तो वो डंक छोड़ गई है, उसे निकाल के फेंकना है और उसके बाद क्या डालना है, एसिड बेस लगाना है। हाँ ठीक है। सुदेश आप क्लास में लेट आए हैं, मैंने आते ही आपको रीजन बताया था कि कल क्लास क्यों नहीं। कोई बात नहीं सुदेश जी, क्लास पे ध्यान। इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि ये लाइकेन से निर्मित होता है। किससे बनाया जाता है लिटमस पेपर? लाइकेन से बनाया जाता है। लाल पत्ता गोभी, ये भी प्राकृतिक सूचक होती है। लाल पत्ता गोभी एक्चुअली लाल नहीं होती, जामुनी कलर की होती। जामुनी कलर समझते हो ना, पर्पल पर्पल कलर, पिंकिश पर्पल कलर। तो इसके ऊपर ये किसके संग रिएक्शन देती है? बेस के संग। अगर कोई बेस डाला जाए तो इसके पत्तों का रंग हरा हो जाता है। तो याद रखेंगे लाल पत्ता गोभी। हल्दी, हल्दी का दाग कभी शर्ट के ऊपर लग जाए और उसके ऊपर तुमने लगा दिया साबुन, कलर कैसा हो गया? लाल। और साबुन में क्या है? कास्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा, जैसे धावन सोडा कहते हैं। दोनों के दोनों प्रकृति से क्या है? क्षारीय। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हल्दी है वो क्षार की उपस्थिति में कैसा रंग देती है? लाल। देखो ना प्रैक्टिकल कहाँ संपन्न हुआ? बाथरूम में कपड़ा धोते समय। ऐसे याद रखना, ठीक है। तो लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, गुड़हल का फूल जिसे हिबिस्कस कहते हैं, ये सब प्राकृतिक सूचक होते हैं। लेकिन इससे इसमें तो फिलहाल आंसर ऑल अबव होगा। लेकिन कुछ सूचक जो कि प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, जिन्हें हम लैब मेड इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। लैब मेड इंडिकेटर्स या प्रयोगशाला में निर्मित सूचक जो होते हैं, जिन्हें हम अक्सर किस में पढ़ के आए हैं? टाइट्रेशन में। इंग्लिश में सारे ही साइंस के हो तो टाइट्रेशंस में पढ़ के आए हैं। जल्दी से फिर हमें नाम बता दो। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। नंबर 2 फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। ये मत सोचना कि इसका हिंदी में कोई नाम और होगा, हिंदी में भी यही फिनोल्फथैलीन, बस फा में छोटी एक मात्रा लगा के लिख देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, उत्कर्ष आओ। तो याद रखेंगे कि फिनोल्फथैलीन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वैसे देखने में पानी जैसा लगता है, ठीक है। देखने में ये कैसा होता है? रंगहीन, मतलब कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। आप एसिड डालोगे कोई असर नहीं पड़ता, नो चेंजेस इन कलर। बट जैसे ही इस पे बेस डाला जाता है ये पिंक कलर देता है, गुलाबी रंग देता है। एग्जाम आपसे कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में से किसे पिंक इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे गुलाबी सूचक भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे फिनोल्फथैलीन को पिंक इंडिकेटर भी कहते हैं। पिंक इंडिकेटर या गुलाबी सूचक भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो मिथाइल ऑरेंज है ये अपने नाम से ही बता रहा है कि ये ऑरेंज होता है। तो याद रखेंगे इसमें जब कोई एसिड डाला जाता है तो ये गाढ़ा लाल रंग देता है, रेड कलर। जबकि जब कोई बेस डालते हैं तो ये पीला पड़ जाता है। तो ये दो इंडिकेटर्स आपने टाइट्रेशन के दौरान यूज किए होंगे, ठीक है। ये प्रयोगशाला में निर्मित सूचक होते हैं। आपको इंडिकेटर से ये जो प्रश्न बना हुआ है इसमें एक बात जो ऊपर वाला है इसे याद रखना कि लिटमस प्राकृतिक सूचक है। क्यों? क्योंकि ये लाइकेन से बनता है। लाइकेन के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए कि लाइकेन की उपस्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी गैस बताती है? तो याद रखेंगे कि जहां सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता। याद रखेंगे ये चीज, चाहे आप बायो के नजरिए से समझ लो चाहे केमिस्ट्री के नजरिए से समझ लो, कि किस गैस की उपस्थिति लाइकेन को पनपने नहीं देती। तो बहुत ज्यादा अगर सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण है कहीं पर तो वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता है। लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लिटमस पेपर इज मेड बाय लाइकेन। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज लाइकेन इंडिकेट्स द पॉल्यूशन। लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को दर्शाता है? अभी हमने बताया
ठीक है। पता कुछ लोगों की आदत होती है, उन पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कह क्या रहे हो, वो सिर्फ बोर्ड की ओर देख रहे हो कि यार अगला बढ़ाओ क्वेश्चन। बतियाओ मत। लेकिन जिसने अभी मेरी बकबक सुनी है वो आराम से बता देगा कि आप बता रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसकी एक्सेस, हाँ, तो भारत इधर देखो क्लास से, जहां पर बहुत अधिक होगा वहां पर ये पनपने नहीं देगा। ओल्ड बुक्स पेपर टर्न्स येलोइश, पुराने किताबों के पन्ने पीले पड़ जाते हैं। ऐसा किसकी वजह से होता है? बायो हमें पढ़ाती है क्या कि कागज का निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम बता रहे तुम्हें। तो याद रखिएगा कि किसके ऑक्सीकरण के कारण क्या है सेलुलोज। हमने गन्ने का जूस पिया, अब जूस तो पी लिया, लेकिन वो जो खोई बची वो क्या है? उसको बेगासस बोल देते हो। बेगासस तो हमने बोल दिया कि ये गन्ने की बेगासस है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो एक्चुअली क्या है? दैट इज सेलुलोज। हम जिसको बोलते हैं पराली में आग लगा दी, पराली में आग लगा दी, तो एग्री पेड़ पौधे सूखने के बाद क्या बन गए? सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति किससे निर्माण होता है? सेलुलोज। आप ऐसे ही समझिए कि जो किसानों को कहा जाता है कि तुम यार के खेती कटवाने के बाद तुम आग लगा देते हो, आग ना लगाएं तो क्या करें? तो सरकार का ये कहना है कि तुम इसको पेपर पल्प फैक्ट्री को बेच दो, जहां कागज बन सकता है, गत्ता बनता है। बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक कॉपी आती थी, छोटी वाली कॉपी, वो आगे वाला जो होता था गत्ता, वो दफ्ती का होता था। वो किसका होता था? वो हाथी की लीद का बना होता था। वो खैर अब प्रचलन गया। तो याद रखिएगा कि सेलुलोज से किसका ऑक्सीकरण हो जाता है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। देखो हर चीज याद रखिएगा, सारी चीजें जब हम पूरी तरीके से बुक पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमें नई चीजें समझ में। जितना हो सके कोशिश करो प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ। और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन के रूप, शादी हो गई होगी तो फिर बाप अपने बच्चे भी हो सकते हैं, तो याद रखो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दो। ऑक्सीकरण किसका? सेलुलोज का। गन्ने की जो खोई होती है शुगर मिल में, गन्ना जूस निकाल दिया तो जो गन्ने की खोई बची, पेपर पल्प फैक्ट्री को ट्रांसफर कर दी जाती है कि ले इसका कागज बनाओ। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं खेतों में डाले जाते हैं, तो दवा मिला दी, किस में मिलाएं? बेस कुछ होगा ना, जैसे कोई केमिकल मिला के हमें छिड़कवाना है बोरियां, तो बेगाजेस में सुखा के बुरादा बना दिया जाता है। ऐसे याद रखेंगे। वेस्ट मटेरियल ऑफ शुगर मिल इज यूज्ड इन, तो याद रखेंगे पेपर पल्प फैक्ट्री। चीनी मिल से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ कहाँ प्रयोग? हाँ, भूसी। यस, भरत सिंह आ गए, भूसी उर्फ सेलुलोज। ऐसा लग रहा किसी गुंडे का नाम, उर्फ सेलुलोज। इधर देखो। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बात खत्म। चीनी से आपको क्या ध्यान रखना है? चीनी की सफेदी में किसका काम? चीनी का पता, चीनी के नाम से कई प्रकार की चीनी आपके ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहले तो एस्पर्टेम, वो जो कि साधारण चीनी की तरह मीठी होती है बट एक्चुअली उसमें कैलोरीज नहीं है, जिनको शुगर के पेशेंट खाते हैं। तो याद रखेंगे एस्पर्टम एक ऐसी शर्करा है जो कि मिठास मिठास बराबर की है, लेकिन कैलोरी नहीं है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि चीनी के क्रिस्टल्स की सफाई में किसका यूज किया जाता है? सल्फर का। ऑप्शन में अगर सल्फर ना हो तो याद रखिएगा एनिमल चारकोल का भी यूज किया जाता है। एनिमल चारकोल डायरेक्टली नहीं, लेकिन बहुत महीन बुरादा बनाकर, और केमिकली इसका सॉल्यूशन आता है। आपके घरों में अगर कोई चीनी मिल वगैरह में काम किया होगा किसी ने, तो आपने देखा भी होगा नीले रंग के ड्राम होते हैं बड़े बड़े, उनमें वो केमिकल आता है। और जब चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो फिर उसमें से उन्हें पास करा दिया। तो याद रखिएगा सल्फर युक्त चीनी, ये चीनी नहीं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और अगर मांगे कि हमें सल्फर नॉन सल्फर शुगर चाहिए, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, अमन कह रहे हैं मैम सुक्रोज, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो याद रखेंगे चीनी से ये बातें हमें पता होनी
चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल कवर इज मेड बाय। कैप्सूल कवर किससे मिलकर बना होता है? कैप्सूल हम लोग खाते हैं, तो कैप्सूल के अंदर तो दवा है, लेकिन ये जो कवर ऊपर बना हुआ है खोल, ये जिलेटिन से मिलकर बना हो। अब अगर आप मेरे से पूछें ये जिलेटिन क्या होता है, ये बूचड़ खाने का वेस्ट मटेरियल होता। हाँ, थैंक यू सो मच राजपाल प्रजापति। ठीक है, बूचड़ खाने का वेस्ट मटेरियल है, जहां पर जानवर कटते हैं। आपको पता होगा कि कोई जानवर कटा तो सारा का सारा हिस्सा नहीं बिक जाता है, कुछ शरीर के ऐसी चीज वेस्ट मटेरियल में जाती हैं, तो याद रखेंगे उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेघराज जाट के नाम से आईडी है। मैंने आपको बताया कि अलग से प्रैक्टिस सेशन का, एक सेकंड रुको इसमें, क्योंकि मैंने बोला था, टीम को बोला था कि इनको प्रैक्टिस सेशंस की डेली टू डेली पीडीएफ ऐप पे नहीं पड़ी क्या? रुको जाओ, पढ़ी तो दो पीडीएफ पढ़ी हैं। आप ऊपर जाके देखो ऐप में, जब केमिस्ट्री खोलते हो दो पीडीएफ पढ़ी हैं, तीसरी और चौथी प्रैक्टिस सेशन पढ़ा है, पहला दूसरा भी पढ़वा देंगे। और अदर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हो तो वो मैं टाइप करके अलग से डलवा। अब इधर देखो, ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ मत चिल्लाया करो। ठीक है, तो कैप्सूल कवर जिलेटिन से निर्मित होता है। विच गैस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सिगरेट स्मोक? तो हमने आपको बताया था सिगरेट से रिलेटेड दो बातें याद रखिएगा कि इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, निकोटीन। कि सिगरेट में क्या है, तंबाकू, और टोबैको में, ठीक है, इसमें कौन सा केमिकल है, निकोटीन। कौन सी दवा है, निकोटीन। और इसके धुएं में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही साथ आपको क्या क्या कह रहे हैं, निखिल कश्यप कह रहे हैं अब के बाद से हम, हाँ थैंक यू सो मच प्रशांत, अब के बाद से हम कैप्सूल नहीं खाएंगे। अरे तुम क्या क्या नहीं खाओगे? तुम्हें पता है कि जो कफ सिरप पी रहे हो, कोई कहता हम दारू नहीं पीते, अरे भैया कफ सिरप का मतलब समझते हो, एल्कोहल के बिना बन ही नहीं पाएगा। जो लोग, देखो चाहे अल्कोहल हो चाहे आपका पैरासीटामॉल हो, एक केमिस्ट्री का बंदा उसको सेम नज़र से देखता है। आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आपको बिल्कुल निमोनिया हो रहा है, तो उस टाइम अल्कोहल की कुछ बूंदें आपके लिए ज़रूरी हैं। कफ सिरप में मिला होता है, आप क्या क्या नहीं पियोगे, फिर देसी दवाएं यूज़ कर। बहुत गठिया रोग सुना है, गठिया है, बाई है, फालिज हो जाती है लोगों, जाने कितने ऐसे तेल मार्केट में बिक रहे हैं जिसमें पिजन ब्लड मिला होता है। जी हाँ, ठीक है, ये चर्चा फिर अलग हो जाएगी, आप इधर देखिए अभी। ठीक है, तो निकोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको सबसे हानिकारक प्रदूषक मानते हैं, क्योंकि ये रक्त के हीमोग्लोबिन से बहुत प्यार करता है, और ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, यहां से चीजें याद रखिएगा। विच कैन बी यूज एज द कूलेंट इन एयर कंडीशनर? इनमें से कौन है जिसे वातानुकूलित मशीन में हम एयर कंडीशनर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं? ठीक है गौरव, तो याद रखना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लोरो, CFC, बहुत ज्यादा आपने क्या पढ़ा होगा, इनका अदर नेम पढ़ा होगा जिन्हें फ्रेयॉन्स के नाम से जानते हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन हमने लिख दिया जिसका नाम क्या है, आप कहोगे मेथेन, मैम CH4 मेथेन। तो ऐसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नॉर्मल जो प्रकृति में हाइड्रोकार्बन गैसें मिलती हैं, उनमें हाइड्रोजन का विस्थापन यदि किसी हेलोजन से कर देते हैं, सपोज हमने एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया और दूसरा फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, अब तुम इसे क्या बोलोगे, इसको बोलोगे क्लोरोफ्लोरोमेथेन। और ये किसका मेंबर हो गया, तो जो क्लोरोफ्लोरोमेथेन होते हैं, दिस इज द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। फ्रेयॉन कोई एक गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई एक गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द फैमिली ऑफ द गैसेस। कैसी गैस की फैमिली, ऐसी गैसेस जिसमें हाइड्रोकार्बन्स के संग हेलोजन मर्ज होते हैं,
इनको हम हेलो एल्केन्स के नाम से भी जानते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बता तो दिया, जे था मेथेन क्या था, एल्केन, और हेलोजन जे रहे। तो याद रखेंगे एक्चुअली इट इज वन कैटेगरी ऑफ हेलो एल्केन्स जो कि CFC के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब इसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा गया है। इन केस अगर तुमसे पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन रिप्लेस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एयर कंडीशनर्स, तो याद रखिएगा द आंसर विल बी अमोनिया। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिप्लेसमेंट अमोनिया से पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनमें से कौन है जो कि ओजोन परत का सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। सबसे पहले आपको आंसर देना है यहां पर, क्योंकि जो एज पर द गिवन ऑप्शन, तो सही आंसर आपका क्या होगा, क्या होगा, CFC। इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में करते हैं, तो याद रखेंगे कौन सी गैस, ब्यूटेन। ब्यूटेन अपने आप में कह रहा है एल्केन, और जो एल्केन होते हैं इनके संरचना सूत्र होते हैं CnH2n+2, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट C4H2 × 4 + 2, सूत्र क्या हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8 और 2 10। घबराओ मत, इस टॉपिक के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, उसमें तुमसे भी हम इजीली फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, IUPAC डिस्कस करेंगे, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से चीजें हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आसान हो जाएंगी। गैस मेनली रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड्स, कौन सी गैस है जो धान के खेतों से रिलीज होती, तो चाहे धान के खेत हो, हाँ मैम ये गैस बेहोश करने में काम आती, कौन सी गैस बेहोश करने, बेहोश करने में कौन सी गैस काम आती, नाइट्रस ऑक्साइड काम आती बेहोश करने में, जिनॉन का एनेस्थीसिया का एनेस्थेटिक का क्वेश्चन बन जाता है। धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है, मीथेन। धान के खेत हो, चाहे सीवर टैंक हो, ठीक है, चाहे गोबर गैस के टैंक हो, गोबर गैस वाले टैंक हो जिन्हें बायोगैस टैंक भी बोल देते हैं, चाहे कहीं भी कीचड़ और गीली गंदगी हो जिसे हम मडी एरिया बोल देते हैं, मार्शी एरिया या मडी एरिया बोल देते हैं, वहां पर कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी, CH4। आपको ध्यान रखना है कि थोड़े दिन पहले अभी काफी ग्रेटर नोएडा वगैरह में आपने सुना होगा कि टॉयलेट सीट फट गई, कौन सी गैस उसका कारण है, मीथेन। क्योंकि मीथेन हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही इसको प्रेशर मिलता है और हल्का सा भी ऑक्सीजन इसे मिला तो ये ऑक्सीमेथेन का धमाका करती है। कौन सी गैस है जो कि ऑक्सीमेथेन का धमाका करती है, सॉरी विस्फोटक है, तो याद रखेंगे मेथेन ऑक्सीजन के संग बहुत हानिकारक है। कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, यहां पर ध्यान से सुनो। मेथेन ऑक्सीजन के संग विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। इसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए जो C2H2 गैस है ये भी ऑक्सीजन के संग बहुत हानिकारक है, वेल्डिंग के काम आती है, जिसको हम ऑक्सी एसिटिलीन कहते हैं। ये किस में काम आती है, मेटल वेल्डिंग में काम आती है। इसका क्या काम होता है, ऑक्सीमेथेन का पहाड़ों में तोड़ाई उड़ाई करनी होती है तो डायनामाइट के और इसके प्रयोग यूज किए जाते, तो याद रखेंगे। हाँ शाबाश, हाँ निखिल क्या कश्यप कह रहे हैं टेलीग्राम चैनल क्लास एंड करने से पहले सब बता देंगे। इधर देखो ध्यान से, गैस यूज्ड एज एनेस्थेटिक, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम, कौन सी गैस है जिसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मानव शरीर पर नहीं, जल्दी से बताओ कौन सी गैस है जिसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। डिस्कवरी किसने की है, जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा इसकी खोज की गई है। आपको याद रखना है एक ऐसी गैस है कि एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक के नाम से हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आओ बताएं। क्लोरोफॉर्म याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म इसका यूज किया जाता है एनेस्थेटिक के तौर पर। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है, जिनॉन जैसी गैस एग्जाम में पूछी जा सकती है। एनेस्थीसिया
ये अलग से दवा होती है, इसका यूज किया जा सकता है किसमें, एज अ एनेस्थेटिक। तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रश्न बन सकता है। इन केस अगर तुमसे पूछते हैं वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैसें उत्पन्न हो जाती हैं, तो मैंने आपको बताया है क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिलता है और ये बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ये मिलती तो है अबेंडेंट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में, लेकिन जल्दी रिएक्शन नहीं कब करती है, जब काफी हाई टेम्परेचर मिलता है तब ये बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे यौगिक। तो वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, तो नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है और नाइट्रस के अपने ऑक्साइड्स बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, लाफिंग गैस, शाबाश। अशोक कुमार ने अपनी बात भी ऐड कर दी है। आप लोग सुनिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस है जो अम्ल वर्षा का कारण है, दोनों। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बोथ। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। अगर एक टिक करना होता तो हम सल्फ्यूरिक टिक करते, क्योंकि मैंने आपको बताया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उतनी जल्दी बनती ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है। आपको पता होना चाहिए एसिड रेन की पीएच वैल्यू 5 to 5.6 तक हो सकती है, 5.5 5.6 ये हो जाती है पीएच वैल्यू, ठीक है। और अगर अम्ल वर्षा कहीं पर हो जाती है तो खेतों की मिट्टी की अम्लीयता का नाश हो जाए, इसके लिए क्या डलवाएंगे, कोई बेस डलवाया जाएगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस क्या है, क्षार है, ठीक है। याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम कोल माइन, बताओ कोयले की खान में रिसने वाली गैस कौन सी है, प्रशांत, काजल, शशिकरण जी, शशिखान जी, मोस्ट वेलकम। प्रशांत भदौरिया, आंसर दो। चलो चलो भदौरिया जी बताओ, इनमें से कौन सी गैस है जो मुख्य तौर पर कोयले की खान में प्रेजेंट होगी। दोस्त मेरी बात सुनो, मॉक सेशन जैसे अब हम टीचर्स जब क्लास में कराते हैं तो ये चीजें तुम्हें क्यों थोड़ा सा सही लगती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ ABCD नहीं एक्सप्लेनेशन देते हैं। और वही चीज हम तुमसे कह रहे हैं, तुम घर पे जो भी प्रैक्टिस मटेरियल यूज करो एक्सप्लेनेशन वाला यूज करना, सॉलिड एक्सप्लेनेशन जिसमें दिए हों, ठीक है। हाँ, तो देखो कौन सी गैस है जो कि कोयले की खान से रिसती है, मीथेन। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कोयले की खान में स्वतः विस्फोट का कारण बताओ, कई बार अपने आप विस्फोट हो जाता है। तो याद रखेंगे कोयले की खान में सेल्फ कंबशन, स्वतः विस्फोट का कारण, स्वतः विस्फोट हो जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। मीथेन किस और किस नाम से जानते हैं, बायोगैस के नाम से। पहला बायोगैस प्लांट किसने स्टेब्लिश किया था, तो याद रखेंगे वैज्ञानिक जिनका नाम था CB देसाई, ठीक है। मीथेन के बारे में और हमको क्या ध्यान रखना है, अभी हमने बताया आपको, क्या CNG का मेन कंपोनेंट है, PNG का मेन कंपोनेंट है। PNG क्या होती है, CNG तो पता ही होगी कि वाहनों में हम लोग यूज करते हैं। PNG क्या है, तो हमारे आपके घरों में जो गैस का कनेक्शन आता है, एक तो सिलेंडर आता है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर गैस के पाइपलाइंस हैं और पीला पीला आपके किचन में कनेक्शन आता है, बकायदा बिल आता है बिजली के बिल की तरह मंथली। तो याद रखिएगा उसको हम LPG या CNG नहीं बोलते, उसे PNG बोलते हैं। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक है मीथेन, ठीक है। और इसीलिए जब कहीं पर गैस के पाइपलाइन बिछाई जाती है तो वहां बड़ा बड़ा साइड में बोर्ड लगा दिया जाता है विभाग के द्वारा कि यहाँ गैस की पाइपलाइन है, खुदाई उदाई ध्यान से करना, है ना। तो हाँ,
मीथेन निकलती है। कुएं में भी देखो, आप जितना भी इसको समझने का प्रयास करो, मैं तो आपको एक लाइन में समझा रही हूँ, जहां गीली गंदगी सड़ेगी। प्रजापति जी हैं, राजपाल प्रजापति, वो कह रहे मैम कुएं में भी रिलीज होगी। भैया कुआं कुआं था तो इसका मतलब पानी था उसमें, अब सूख गया मान लो, या कम पानी है, तो पत्ते पुत्ते तो गिरते हैं, वो बन गया मार्शी एरिया, बायोगैस प्लांट बन गया वो एक तरीके से। तो आपने अगर पता है आपको तो अच्छी बात है। कुएं की सफाई करने के लिए कई बार लोग उतरते हैं और फिर जिंदा नहीं निकलते। तो अब समझदार हो गए हैं, गांव में भी लोग क्या करते हैं कि अखबार फाड़ा और उसे जलाया और फिर धागे से बांध के लटका के देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा और जलता हुआ जाएगा। जहां तक अखबार अच्छे से जल रहा है इसका मतलब वहां तक ऑक्सीजन है, और जहां जाके वो बंद हो गया इसका मतलब आगे अन्य विषैली गैसें प्रारंभ हो चुकी। तो ऐसे वो गहराई नाप माप ले मार्शी एरिया। क्या तुषार पूछ रहे हैं? तुषार पहली बार लाइव क्लास देख रहे हो, डब रिकॉर्डेड देखते हो? क्योंकि मैंने नाम पहली बार लिया है। तुम्हारा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, उसकी धड़ल्ले से प्रैक्टिस एक बार और कराएंगे यहीं पे। रेडियो एक्टिविटी हम करा चुके हैं, मेटल नॉन मेटल हम करा चुके हैं, पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस कर ली है आपसे। एसिड बेसिस का एक सेशन मेरे ख्याल से मैं और लेके आऊंगी, उसमें आपका कहानी खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची है, पॉल्यूशन बचा है, फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन बचा है आपका, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बचा है। तो चैप्टर तो पूरा सिलेबस तो हमने डलवा रखा है तुम्हारा, आप पीडीएफ उठा के देखो। और फिर अगर 10 बातों की एक बात, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो मेरी खुद की इच्छा होगी कि अब हम इनके धड़ाधड़ प्रैक्टिस में, टाइम होगा तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेशंस करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं तुषार? चलो, विच गैस विल चेंज द लाइम वाटर कलर मिल्की? इनमें से किस गैस की उपस्थिति में चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है? 10th क्लास वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ठीक है, कौन सी गैस चूने के पानी का रंग दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 से हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? एक प्रकृति से अम्लीय गैस है, इट इज एसिडिक बाय नेचर। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस का पहला मेंबर है। ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इसे माना जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में हमें बहुत अच्छे से पता है, वो तो बेसिक चीजें हैं बच्चों वाली, आपको पता ही होगी। ठीक है, CO2 कौन सी गैस की उपस्थिति में चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है? CO2। ये बेसिक सी चीजें हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनमें से किसमें से सड़े अंडे के समान, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी द राइट आंसर, कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस गैस का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग में करते हैं? तो याद रखेंगे, कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भोपाल में जिन बच्चों की आंखें चली गई, रोशनी चली गई, हाँ, तो वो किसकी वजह से गई? अरे भाई, जिस कार्बाइड का लोग आम आम पकाने के लिए किया जाता था, वो कार्बाइड पूरा नाम बता क्या था? कैल्शियम कार्बाइड। इसी कैल्शियम कार्बाइड को जब हम क्या करते हैं, इस पे पानी छिड़कते हैं या इसको एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अपने आप मिल जाता है बरसात के दिनों में, आंधी आंधी आती, वो तो दिन ऐसे ही होते हैं ना जब कच्चे आम पकाए जाते हैं, मॉइस्चर अपने आप ही होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये बना लेता है क्या? ये बना लेता है C2H2 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनिए कि कौन सी गैस रिलीज हो जाती है फिर आम की पेटी में अपने आप? हमने तो खाली कैल्शियम कार्बाइड छिड़का था, कौन सी गैस रिलीज हो गई? C2H2। अब ये जो C2H2 गैस है, इसका बिहेवियर क्या है? वातावरण में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मत टिक करना वरना हम तुम जिंदा नहीं होते। तो ये नेचुरली फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आके और पेटी में इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि वो आम अपने आप पकने लग जाए। तो पपीता, आम और केला,
केला पीला होगा तब तोड़ेंगे, इसका इंतजार कोई नहीं कर। इवन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते ही नहीं। अनार के ठेलों पर भी तुमने देखा होगा कि कागज की कुतरन में रखे होते, कि अखबार के माध्यम से भी ये चीजें पकाई जाती हैं, हालांकि वो हानिकारक तरीका नहीं है। लेकिन अखबार खाली अखबार नहीं होता, पपीते में के ऊपर पहले थोड़ा सा पाउडर छिड़क दिया कैल्शियम कार्बाइड का। तो याद रखेंगे किस रसायन का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन के निर्माण में, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ एसिटिलीन नहीं, ऑक्सी एसिटिलीन की ज्वाला जो कि करीबन 1800 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये धातुओं के दो टुकड़े पिघला के जोड़ने की ताकत रखती है। क्योंकि मुझे नॉर्मल स्पीड में क्लास समझ में नहीं आती, ठीक है। अच्छा हाँ मोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम लोगों के कमेंट थोड़े लेट आते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो याद रखेंगे इसने बहुत सारे बच्चों की आंखें ले ली। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगी। छोटे छोटे बच्चे, अब हमारा 2.5 साल 3.25 साल के हुए हैं, उनने पहले तो छोटे थे तो डरते थे पटाखे से, अब की बार उन्हें समझ में आ गया कि जो हाथ वाले जो बम हैं जो फेंक के मारते हैं, इसमें मजा आता है, तो वो भी जिद करता है। तो उन बच्चों की कोई गलती नहीं, उन बच्चों के माँ बाप की कोई गलती नहीं। मार्केट में जो बिक रही है पापा दिलाओ पापा दिलाओ, पापा तो बेचारे जिंदगी भर कमा ही इसीलिए रहे हैं कि हम तुम्हें खुश रखें। उनने आके गन दिलाई, बच्चे की पूरी पूरी आंखें चली गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक चलती फिरती वेल्डिंग मशीन बिक रही थी, आगे से कार्बाइड का टुकड़ा डाला, उसमें पानी डाल के ऐसे ऐसे हिला, हमने वीडियो देखा यूट्यूब पे, महिलाएं बैठी बुढ़ियां बेच रही, पानी हिला हिला के दिखा रही। अरे तुम भी अंधी हो जाओगी। इसीलिए कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हम अपने बच्चे को मार्केट के सहारे छोड़ देंगे। बच्चा आपका क्या, अच्छा, बच्चा क्या खा पी रहा है, क्या यूज कर रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। गैस जिसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में करते हैं, एसिटिलीन। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसी बहुत सारी पीडीएफ आपको मैं डलवा दूंगी। और बाकी प्रैक्टिस सेशंस, मेरी ऐसी इच्छा थी कि आप लोग भी आया करो उस 6 बजे वाले प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो, देव गुर्जर कह रहे हैं, बड़ी देर में बोले देव गुर्जर, बोल बाकी बात नहीं, अब छोड़ दो, चलो जाओ, नींद आ रही, जाओ। बाकी लोग यदि कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, प्रशांत कुछ कह रहे थे आप बीच क्लास में, एनीवन प्लीज, क्योंकि अब मैं 5 मिनट आपको दूं, चलो। क्योंकि लाइव क्लास का मतलब यह है कि हाँ, अच्छा मैं नहीं, अच्छा ठीक है, दीक्षांत धीर जी, थैंक यू सो मच। ओके, प्रैक्टिस सेशन की 2 पीडीएफ पड़ी हुई हैं, चौथा प्रैक्टिस सेशन आज था तो 2 नहीं पड़ी हैं, वो हम देख के डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम बताना है निखिल, तुम्हें वैसे मैं बताऊं मैम, एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए कॉपी पेन मिलेगा। राकेश, रफ, बट जहां तक मुझे ज्ञात है कि चीजें ये प्रोवाइड की जाएंगी आपको, नॉर्मल वही जो टीसीएस नॉर्मल रूल्स फॉलो करती है वही रूल फॉलो होंगे, तो कॉपी पेन मिलेगा। चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करवाया करो मैडम। अच्छा ठीक है, गौरव चौहान कह रहे हैं मैडम चारों ऑप्शन बताया करो। अच्छा ठीक है, अकाउंट कभी भी सीन नहीं होता। मानसी कह रही है मेरा अकाउंट, कमेंट कभी भी सीन नहीं होता। किसने कहा तुम्हारा कमेंट सीन नहीं होता? मैडम जी मैं आपको 6 PM वाली क्लास के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। गुड, बढ़िया है, अच्छी बात है। और वहाँ कोई मजीरा थोड़ी बजवा रहे हैं, वहाँ पढ़ो, पढ़ा करो। ठीक है तुषार, ओके, एनीवन? प्रशांत और कुछ कह रहे थे आप? निखिल तुम पूछ रहे थे टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो, और बताओ किसी की कोई क्वेरी? क्योंकि बीच क्लास में, हाँ, RWA दिल्ली पुलिस यकीन करके चैनल है, RWA दिल्ली पुलिस यकीन, यकीन बैच डाउट ग्रुप, ये सर्च कर लेना, ठीक है, ठीक है। दूर करें माइंड की नेगेटिविटी, कैसी दूर करें? अब तुम अगर यदि सुनने के लिए बैठो तो हम तुमसे भी कुछ बात करना चाहते हैं, आओ। बात क्या है, सिर्फ इतनी सी सुनो। पता क्या है, ज्यादातर बच्चे क्यों घबराए हुए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में? कड़वा सा सच ये है कि अब तक तुमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस किए, जितने भी, ज्यादातर वनडे एग्जाम,
उनमें कंबाइन साइंस पूछी जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि मैथ अलग से आ रही है, रीजनिंग अलग से आ रही है, ठीक है, साइंस आ रहे हैं, पता चला मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम, जिसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसमें तुम्हें बायो समझ में आ गई, तुमने पढ़ ली, जे आ गए तो बढ़िया, नहीं आ गए तो कौन सा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये चीज तुम लोगों पे भारी पड़ गई अब। तो जब आपने हेड कांस्टेबल में टीपीओ वगैरह जो एग्जाम जिसकी आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके इसमें बिल्कुल बेस हिले हुए हैं। तो दिक्कत ये हो रही है, इसलिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में दिक्कत आ रही है कि मैथ्स तो तुमने तब भी सीरियस ली थी और अब भी हो जाती हुई, रीजनिंग वगैरह तब भी करी थी, तो अब जिन एग्जाम्स में हो रही है, मैं एक एग्जाम बात बता रही हूं तुम्हें। तो ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक, अरे यार 2 ही क्वेश्चन आते केमिस्ट्री, अरे छोड़, 3 ही केमिस्ट्री केमिस्ट्री के क्वेश्चन, अरे छोड़ो छोड़ो, और मेन जो, तो हम लोग किस पे चले जाते हैं कि कितने नंबर कवर करेगा ये सब्जेक्ट। तो घबराओ मत, आप ये चीज समझो कि बेस क्लियर करोगे, जब चीजें कंसेप्ट क्लियर करोगे तो अपने आप जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अब देखो ना, वाईटी क्लासेस में जो पढ़ा रही हूँ इस टाइम या डिस्कस करती हूँ, लैंग्वेज में भी थोड़ा सा, क्योंकि वो हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो जिस तरीके से एग्जाम पूछ रहा है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी, आज हमने रिएक्शंस उसमें बताई थी, कुछ भी नहीं है, बैलेंसिंग करनी है, सिंपल सी, मास बैलेंस करना है आपको, हमने मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने बताए। तो कहने का मतलब ये है, मनीष कह रहे हैं मैम 12th साइंस मैथ से नहीं की है मैंने, आईटीआई किया है, सर्टिफिकेट होना चल जाएगा क्या? आईटीआई इज नॉट इक्विवेलेंट, आई डोंट थिंक सो मनीष, मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं फिर भी डायरेक्ट नो कहने से पहले ये कहूंगी कि एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी है। तुम्हारा ये बात मैं पूछ के जरा सा एक बार टीम हमारी जो पूरी है उस पर पूछ के बताती हूँ कि एक बच्चा जिसने आईटीआई किया है लेकिन साइंस नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आईटीआई को 10th के इक्विवेलेंट माना जाता है। प्रशांत भदौरी, ठीक है, चलो, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अपना ध्यान रखिएगा, और पीडीएफ की चिंता मत करो, खूब सारे डलवाएंगे। थैंक यू सर। मैम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, किस में, जिसमें हम अभी वाईटी सेशंस में, वो सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सारे आपके पीवाईक्यूज ही मैं उठा रही हूँ, ठीक है, उसमें दिक्कत मत मत करना, और इसीलिए वो हम तुम्हें भी डलवा रहे हैं, तुम लोगों को एक ऑथेंटिक मटेरियल भी मिलता रहेगा और प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। इसमें कई बार हम जरूर कह सकते हैं कि क्लास के जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद आज हमने एसिड बेसिस के उठाए, इसमें हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ाया कोई ने समझ में आए कि जो ये पढ़ा रही थी वो पूछा कैसे जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन मिलेंगे और बीच बीच में आपके पीवाईक्यूज भी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करती हूँ क्लास ठीक ठाक जा रही। टेक केयर बाबा।